सर हाँ सुमित, सर वो डाउट है पिछले क्लास से। कौन सा डाउट है बताओ। सर वो पेज नंबर, सर यही पेज में है, तो वो डायग्राम थोड़ा सा समझा देंगे। मैं समझाता हूँ, ठीक है समझा देता हूँ। और सर वो उसके बाद जो पढ़ाया था ना, वो सॉल्ट ब्रिज वगैरह, वो वो सब वो भी समझ नहीं आया। मैं रिपीट करूँगा, मैं रिपीट करूँगा अपने क्लास को, लास्ट क्लास में कैसा, ठीक है। ये सर। मैं रैपिड में रिपीट करूँगा। सर और एक डाउट है। बोलो बच्चे। तो सर वो फैराडे के फर्स्ट लॉ में वो एम एम क्या डिनोट करता है? मतलब मास जो डिपॉजिट करने वाला है। और वो सर वो जो, हाँ सर पूछिए। ठीक है। हाँ सर, और वो जो पहले न्यूमेरिकल्स करवाए थे, वो फैराडे का फर्स्ट लॉ यूज करके हम कैसे सॉल्व करेंगे? जरूरत नहीं है, क्या तुमको सर फर्स्ट एक बात। तो जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, ठीक है। ऐसा होगा तो मैं जो डाउट क्लास लूंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। ये सर। ठीक है, फ्राइडे का फर्स्ट लॉ का आप देखो, फ्राइडे का फर्स्ट लॉ क्या है ना, बेसिकली जो हम लोग सीखे उसी उसी को कंबाइन करके बना देता है। कंबाइन मतलब सेमी इन्फॉर्मेशन को एक एक फॉर्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। जैसे मोलरिटी के लिए क्या होता है, मोलर वॉल्यूम होता है ना, तो अब मोलरिटी का पॉइंट है कि जो चीज हम लोग फंडामेंटल सीख रहे हैं उसको कंप्रेस कर देंगे, मतलब फॉर्मूला निकल जाएगा आपके सामने, ठीक है। और ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इस टॉपिक पे तो मैं बता दूंगा कि फ्राइडे का फर्स्ट कैसे यूज करना आपको, ठीक है। ये सर। सर बोर्ड एग्जाम में तो वैसे ही करना पड़ेगा ना, मतलब सैटरडे नहीं, ट्यूजडे, कौन कौन बोला तेरे को? मतलब स्कूल के एग्जाम में। ना ना ना, ठीक है। तुमको ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे का फर्स्ट यूज नहीं करना है क्या, तो आपको मैं बता दूंगा फ्राइडे का फर्स्ट यूज करके वो चीज मैं बता रहा हूँ। मतलब हम जो मोल कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना फ्राइडे, उसी उसी के बाद वो फॉर्मूला ड्राइव होता है, ठीक है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चा। हाँ ठीक है, तो उसी का फॉर्मूला से ही ड्राइव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल दे, ठीक है, आप आपके सामने अगर उसको आप यूज नहीं करो तो कैसे बनाओगे आपको, मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अच्छा इससे ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो उससे बात करेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करते उससे बात करेंगे, ठीक है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास का थोड़ा रिकैप करते हुए मैं बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना, लास्ट क्लास में वो गैल्वेनिक सेल स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट क्लास में गैल्वेनिक सेल हम लोग स्टार्ट कर चुके थे, ध्यान देना। तो गैल्वेनिक सेल में हम लोग बात क्या कर रहे थे, तो हम लोग गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि यहाँ पे हम लोग केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी जो मेरा रिएक्शन होगा, रिएक्शन कैसा होगा, यानी आपके सेल में जो रिएक्शन होने वाला कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। क्योंकि यहाँ पे जो उस रिएक्शन का जो एनर्जी होगा उसको हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी आपका जो होने वाला रिएक्शन है उसका डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब डेल्टा जी और आपके बैटरी के पोटेंशियल में एक रिलेशन होता है, रिलेशन क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा, माइनस एन एफ ई, ठीक है। एन होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, एफ होता है फैराडे कांस्टेंट, और ई होता है बैटरी का वोल्टेज, ठीक है। तो आपका डेल्टा जी अगर नेगेटिव होना है तो ई का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। डेल्टा जी अगर नेगेटिव तो ई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो किसी भी गैल्वेनिक सेल का जो ईएफ होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी गैल्वेनिक सेल तभी काम करेगा जब ई सेल क्या होगा, ई सेल पॉजिटिव होगा, ई सेल आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे गैल्वेनिक सेल का एनोड क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और इसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। और कैथोड पे क्या साइन होगा, पॉजिटिव रिडक्शन होता है। तो यहाँ लोग बात किए थे लास्ट क्लास में, ध्यान देना। इसी में अगर हम पॉइंट पर बात कर रहे हैं हम लोग, तो मेरा पॉइंट क्या था कि अगर नीचे में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सर एक डायग्राम दिया हुआ था। यहाँ देखोगे हम लोग क्या किए थे कि एक ही सेल में आपका जिंक और कॉपर का रॉड पुट कर दिए थे, ठीक है। तो हम इसमें आपको ये बताए थे
अगर जिंक जिंक का एक रॉड है यहाँ पे, और यहाँ पे कॉपर का रॉड डाल दिए हैं, और सॉल्यूशन के अंदर कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट है, यानी CO+2 है, कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस रॉड से जिंक जो है, जिंक सॉल्यूशन के अंदर आएगा, ठीक है। तो जिंक सॉल्यूशन के अंदर आएगा तो क्या होगा, आपके कॉपर यानी कॉपर+2 का इलेक्ट्रॉन देगा और उसको डिस्प्लेस कर देगा सॉल्यूशन से, ठीक है। तो आपके प्रोसेस में यानी सॉल्यूशन में ऐसा रिएक्शन ऑकर करेगा। तो हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पे जो हो रहा है प्रोसेस, एक सेकंड यार, हाँ तो ध्यान देना। हाँ तो ध्यान दोगे, ध्यान देना। हम क्या बोल रहे थे कि यहाँ जो आपका रिएक्शन होने वाला है, ठीक है, रिएक्शन होने वाला है, तो पॉइंट था कि मेरे को चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कब होगा, जब आपका चार्ज मूव करेगा, चार्ज एक डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो आपका जिंक+2 है, तो इस रॉड से जिंक सॉल्यूशन में आएगा, और जिंक जब सॉल्यूशन में आएगा तो क्या होगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और खुद जिंक+2 बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं विद इन सॉल्यूशन आपका इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन का किसी भी वायर से मूवमेंट नहीं है, ठीक है, यानी विद इन सॉल्यूशन, यानी इसी पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो अगर आपको ऊपर में अगर वायर से कनेक्टेड कर दिया, ऊपर एक वायर लगा हुआ था, तो वहां से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर, इलेक्ट्रॉन जो भी हो रहा है यहीं पे रेट कर जा रहा है। तो हम लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किए थे, क्योंकि कोई फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है तो इसमें कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब क्या बोले थे हम लोग, कि जब भी सेम कंपार्टमेंट होगा तो उसमें चार्ज के फ्लो का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो जब चार्ज के फ्लो का रिक्वायरमेंट नहीं होगा थ्रू वायर, तो उसमें करंट क्या होगा, उसमें करंट क्या होगा, जीरो। तो कभी भी किसी भी सेम कंपार्टमेंट में रिएक्शन करते हो ना, सेम कंपार्टमेंट में, तो उसमें कभी भी आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करना है तो वो करना क्या पड़ेगा, आपको दो कंपार्टमेंट चूज करना पड़ेगा। तो उसी के हम लोग आगे अगले पे जब बता रहे थे आपको कि हम लोग जब भी सर एक मिनट सर, वो बस ऊपर वाला जो लिखा था सर, वो थोड़ा देखना था, लास्ट वाला पार्ट जो ऊपर वाले स्लाइड में। तो उसमें आपका नोट्स आपको दिया होगा ना, आपके पास नोट्स होगा उसमें। यस सर सर ये बस लास्ट लाइन पढ़ना था। यस सर, ओके ठीक। तो हम लोग गैल्वेनिक सेल का, अगर गैल्वेनिक सेल से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो आपके पास दो कंपार्टमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान देना, तो यहाँ पे आपके पास ध्यान दो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपके पास दो कंपार्टमेंट लिया गया है। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ पे एक एनोड है और एक क्या है, कैथोड है। एक क्या है, कैथोड। ध्यान देना पे। तो गैल्वेनिक सेल में क्या बोल रहे हैं कि यहाँ हम लोग क्या कि एक अपने लिए एनोड लिए हैं और एक लिए आपके पास कैथोड लिया गया है। एक क्या लिया गया है, कैथोड लिया गया है, ठीक है।
ध्यान ना, एनोड पे हम क्या बोले हैं कि एनोड में हम जिंक ले लिए, एनोड के पास जिंक का एक रॉड ले लिए हैं और उसको डिप किए किस इलेक्ट्रोलाइट में, तो जिंक का ही सॉल्ट दिया गया, जिंक का ही सॉल्ट दिया गया, तो जे हम मान लिया कि ZnO4 ले गया, ZnO4 ले गया। राइट में क्या है, राइट में हम लिए हैं कॉपर का रॉड लिए जो कैथोड का काम करेगा और उसको डिप किया गया है कॉपर के ही सॉल्ट में, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट एज ए सॉल्ट दिया गया। तो जो रॉड लिया गया है उसी का सॉल्ट दिया गया उसका एज ए इलेक्ट्रोलाइट इस केस में। आगे में भी डिफर कर सकता है बट यहाँ पे ऐसा चूज किया गया है कि जो सॉल्ट, जो भी रॉड है जिस मेटल का, उसी का सॉल्ट दिया गया है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब ध्यान देना कि अब इसको ये दो अलग अलग कंपार्टमेंट है, दो अलग अलग कंपार्टमेंट है। अब क्या किया हम कि इस कंपार्टमेंट को बाहर से एक वायर से कनेक्ट किया गया, वायर से देखना वायर मूव कर रहा होगा, ठीक है, एक वायर से इसको कनेक्ट किया गया। अब देखना जब उसको वायर से टच किया गया तो जिंक को क्या फील हो रहा है कि जिंक कहीं ना कहीं इस वायर के थ्रू इस कॉपर के सॉल्यूशन से लिंक है, और कॉपर का सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर का +2 स्टेट है, कॉपर का +2 स्टेट है यहाँ पे सॉल्यूशन। तो जिंक को फील हो रहा है कि अगर हम किस तरीके से या अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो मेरा इलेक्ट्रॉन उसको जाके कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, कॉपर +2 से उसको कॉपर में भेज सकता हूँ। तो इस यहाँ पे एक इनडायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, जिंक क्या करता है, जिंक खुद को यहाँ से जिंक +2 में यानी खुद के सॉल्यूशन में जाता है, जिंक +2 बनता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे इस पे अपने पास लूज कर रहा है। तो ऐसे करके जब जिंक +2 सॉल्यूशन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस एनोड के पास जमा होगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का सोर्स हो जाएगा। इसलिए इसका साइन क्या होता है, इसका साइन होता है नेगेटिव, इसका साइन क्या होता है नेगेटिव। तो जिंक का जो रॉड है वो क्या होगा, वो हो जाएगा सोर्स ऑफ, क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ जहाँ जमा हो तो क्या होगा, आपस में रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो क्या होगा, रिपेल करेगा तो ये यहाँ पे इधर जाके पहुंचेगा, ठीक है। अब यहाँ जब पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या है, जैसे तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी है। तो अगर इसको रिलेटिव में देखोगे तो क्या होगा, ए इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, बोल सकते हो आप। इसका साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी बोल सकते हैं हम लोग। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो यहाँ पे जो कॉपर का +2 चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए इसके पास आएगा और गेन करके इसके पास डिपॉजिट करेगा, यानी कॉपर के रॉड पे कॉपर +2 कॉपर बन के डिपॉजिट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, ध्यान देना। यानी कहीं ना कहीं एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक से जिंक +2 बना, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, कॉपर +2 से कॉपर बना, क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है प्रोसेस में, ठीक। अब पॉइंट ये है कि ये जो प्रोसेस, जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का हम बात कर रहे हैं, ये फ्लो है मोमेंटली होता है। क्या होता है, ये फ्लो होगा मोमेंटली। क्यों फ्लो मोमेंटली होता है, ध्यान देना, ठीक है। ध्यान देना, अभी क्या पॉइंट है, अब यहाँ जो हम करंट का बात कर रहे हैं, करंट मोमेंटली फ्लो हो रहा, फ्लो इसलिए होगा, इसे समझोगे आप कि कहीं ना कहीं हो क्या होता क्या है ना, कि अगर मान ले यहाँ से जब जिंक +2 आएगा तो बिगिनिंग में सॉल्यूशन में क्या था, जितना जिंक +2 था उतना ही क्या सल्फेट था। जिंक +2 और सल्फेट का नंबर शुरू में इक्वल था। तो अगर इक्वल होगा तो क्या हो, दोनों का चार्ज इक्वल होगा तो शुरू में सॉल्यूशन क्या न्यूट्रल है। वही केस यहाँ पे था, कॉपर +2 था यहाँ पे और यहाँ पे क्या सल्फेट आयन है। तो दोनों में चार्ज क्या है, दोनों का चार्ज मिलके क्या करेगा, इस सॉल्यूशन को कैसे बना रहा है, न्यूट्रल बना रहा होगा। तो आपका जिंक के कंपार्टमेंट का, इन कॉपर के कंपार्टमेंट का, इन जिंक सल्फेट ने कॉपर सल्फेट जहाँ पे डाला हुआ है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो न्यूट्रल होगा, लेकिन जैसे ही मान लो कि जिंक सल्फेट वाला सिस्टम जब जिंक +2 एक्स्ट्रा आएगा तो अपना +2 चार्ज एक्स्ट्रा लेके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन पे नेट चार्ज पॉजिटिव बिल्ड होगा। तो आपका जो इधर का सिस्टम है, यहाँ वाला सिस्टम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज आपका इंक्रीज करना स्टार्ट करने वाला है। सिमिलरली अगर राइट का बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि कॉपर में सल्फेट आयन था, इसमें से जो कॉपर आयन है कॉपर बन के डिपोजिट कर जा रहा है, यानी कॉपर बन के बाहर चला जा रहा है सॉल्यूशन से। तो कहीं ना कहीं क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, घटेगा। शुरू में क्या था, पॉजिटिव बराबर था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज घटना स्टार्ट कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज उतना ही है। अल्टीमेटली सॉल्यूशन में क्या चार्ज बिल्ड होगा, तो बिल्ड होगा आपका चार्ज नेगेटिव इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो आपके कैथोडिक कंपार्टमेंट में चार्ज नेगेटिव जब बनना स्टार्ट कर जाएगा और आपका एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे बनेगा तो होगा क्या कि आपका एक चार्ज फॉर्मेशन आपके प्रोसेस को हिंडर करेगा। क्यों हिंडर करेगा, क्योंकि जैसे आपका एनोडिक कंपार्टमेंट में पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पे जब पॉजिटिव बनेगा
तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसको अट्रैक्ट करके रोकेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके उसको ब्लॉक करेगा। प्लस जो यहाँ पे पॉजिटिव बना है वो पॉजिटिव अगला पॉजिटिव को आने नहीं देगा। मतलब एक जब जिंक पॉजिटिव बन चुका है तो एक जिंक प्लस 2 पॉजिटिव दूसरे जिंक प्लस 2 को आने नहीं देगा, क्योंकि आपस में उसको रिपेल करके ब्लॉक करेगा, यानी यहाँ से जिंक प्लस 2 का घुलना क्या हो रहा है, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ये सॉल्यूशन अगर नेगेटिव बनेगा तो दो काम करेगा। नेगेटिव बनने से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था यहाँ पे उसको रिपेल करके आने से ब्लॉक करेगा। लाइट चार्ज क्या था, रिपेल करता है, तो नेगेटिव सॉल्यूशन बना तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो को क्या करेगा, रिपेल करके रोकेगा वाला चीज। सेकंड पॉइंट ये होगा कि ध्यान देना कि जब आपका जो कॉपर प्लस 2 यहाँ से जो मूवमेंट कर रहा था इसके पास, उसको भी नहीं जान देगा। नेगेटिव बनाया तो क्या होगा, प्लस चार्ज को सॉल्यूशन से बाहर नहीं जान देगा। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोसेस का हम बात कर रहे थे वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। यानी अगर जिंक और कॉपर को अलग अलग कंपार्टमेंट में भी लेके तुम अगर क्वेश्चन को मतलब एक सेल को क्रिएट करना चाहोगे तो भी सेल में जो करंट होगा ना, एक करंट अगर मानते हैं करंट जो है ये मोमेंटली होगा, उस मोमेंट के लिए होगा, लेकिन थोड़े टाइम में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। ठीक। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि अगर मान लो तुमको अगर बैटरी से स्टेडी करंट चाहिए तो तुम क्या करोगे, तो ध्यान देना उसके लिए सॉल्यूशन बोला गया सॉल्ट ब्रिज। क्या बोला गया है, सॉल्ट ब्रिज। तो ध्यान देना सॉल्ट ब्रिज में करते क्या हम लोग, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज में हम लोग करते क्या है, तो ध्यान देना सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज में एक सॉल्ट दिया जाता है। सॉल्ट का दो कंपोनेंट होता है, एक होता है अनायन और एक होता है कैटायन। तो सॉल्ट ब्रिज अगर मान लेते हैं कि AB है, AB एक सॉल्ट दिया गया है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मान लेते हैं कि ए पे चार्ज होगा पॉजिटिव और बी पे चार्ज होगा नेगेटिव। ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है कि जो चार्ज यहाँ क्रिएट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करना। तो ध्यान देना आपके इधर में कैसा चार्ज क्रिएट होता है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से क्या होगा, तो सॉल्ट ब्रिज से आपका जो अनायन है यानी जो बी है वो बी इधर मूव करेगा। बी जो है वो आपके एनोड के साथ मूव करेगा, यानी बी जो है यहाँ मूव करेगा। ठीक है। और आपका जो ए है यहाँ पे ए मूव करेगा कैथोड के साइड में, क्योंकि ए कैथोड पे क्या चार्ज बिल्ड हो रहा था, नेगेटिव चार्ज बिल्ड हो रहा था, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो आपका जो सॉल्ट ब्रिज है उसका फंक्शन क्या है, कैथोडिक और एनोडिक कंपार्टमेंट को न्यूट्रलाइज करना, ताकि हाँ बोलो सर। ये बी वाला और एक समझाते हैं और एक। देखो सॉल्ट ब्रिज क्या है ना, सॉल्ट ब्रिज मतलब एक सॉल्ट है। ठीक है। अब सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट का एक कैटायन होता है, एक अनायन होता है। तो यहाँ पे एक AB एक जनरल एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। AB एक सॉल्ट मान लेते हैं हम लोग, जिसका एक A पे पॉजिटिव चार्ज है और B पे नेगेटिव चार्ज है। तो जैसे आप सेल को स्टार्ट करोगे तो क्या होगा, आपका एनोडिक कंपार्टमेंट में चार्ज पॉजिटिव क्रिएट होना स्टार्ट होगा और कैथोडिक कंपार्टमेंट चार्ज नेगेटिव क्रिएट करना स्टार्ट होगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज से क्या होगा, सॉल्ट के यहाँ पे बहुत सारा सॉल्ट मौजूद रहेगा। तो इस सॉल्ट में से इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो इधर मूव करेगा टुवर्ड्स पॉजिटिव की तरफ, और जो आपका पॉजिटिव पार्ट है वो कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स नेगेटिव की तरफ। ठीक है। तो ऐसे करके क्या होगा, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन होना स्टार्ट होगा। आपका चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होना स्टार्ट होगा। चार्ज क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज होना स्टार्ट होगा। ठीक है समझ। हेलो सर। तो सॉल्ट अब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सॉल्ट ब्रिज का आपका रोल क्या होता है। ठीक है। धनंजय क्या हुआ बच्चा, है ना। ठीक है। तो ध्यान देना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, ध्यान देना। तो सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन समझोगे तो यहाँ पे देखोगे पहला फंक्शन क्या है कि आपका चार्ज इस मतलब न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस करना। सेकंड चीज है क्या है कि यहाँ देखो सर्किट है, तो सर्किट हमेशा क्या होता है, कंप्लीट होना चाहिए। आपका सर्किट देखोगे तो सर्किट यहाँ से यहाँ सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ गया और सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो कहीं ना कहीं आपके सर्किट को पूरा करता है सॉल्ट ब्रिज। तो दो काम होता है, तो कंप्लीट सर्किट क्या होगा, आपके कंपार्टमेंट को न्यूट्रलाइज करना, आपके कंपार्टमेंट को क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। ठीक है। यहाँ देखोगे यहाँ से तो जितना डिस्कशन क्या लिखा हुआ है, जो भी डिस्कशन किए हैं उसी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इसका फंक्शन देखो बताया हुआ है। सो सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ सर्किट, यानी सर्किट को पूरा करने के लिए, इन न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एक्सेस चार्ज इन द एनोडिक एंड कैथोडिक फॉर्म सेल।
जो कंपार्टमेंट है उसको बोला जाता है हाफ सेल, कंपार्टमेंट जो है उसको बोला गया है हाफ सेल्स बोला गया है। तो आपका हाफ सेल्स का जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्सेस चार्ज है, ठीक है, जो एक्सेस चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करने में काम आता है। ये क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज कैसे काम होगा, ठीक है। हाँ समझ। सर वो कंपार्टमेंट को हाफ सेल क्यों बोलते हैं? देखो देखो यहाँ पे सुनो, यहाँ ए मिल के पूरा सेल हो रहा है, ठीक है, ए मिल के इसको बोलते हैं कंप्लीट वन सेल। तो एक कंप्लीट वन सेल दो कंपार्टमेंट से बना हुआ है, तो इसको बोला गया हाफ सेल बोला गया है, ठीक है। मतलब दो कंपार्टमेंट मिलकर पूरा सेल बनता है, तो एक कंपार्टमेंट के लिए हाफ सेल वर्ड यूज करते हैं हम लोग। ऐसे कभी कभी बोलेंगे एनोडिक कंपार्टमेंट और कैथोडिक कंपार्टमेंट, या बोल सकते हैं इसको एनोडिक हाफ सेल या कैथोडिक हाफ सेल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, इसको बोला गया रिडक्शन हाफ सेल। ये सब कुछ टर्म्स है जो आपको बार बार इसमें देखोगे आप, ठीक है समझ। ये सर अब पॉइंट क्या है ना, पॉइंट यहाँ पे एक और चैलेंज है कि सॉल्ट जो यहाँ जो सॉल्ट ब्रिज है, हम किसी को सॉल्ट ब्रिज नहीं ले सकते हैं। ध्यान देना कि अगर आपको चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, तो चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो मान लेते हैं कि आपके पास दो आयन है, तो आपका बी जो है बी आयन है वो लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और जो ए आयन है राइट की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि आपका बी आयन अगर फास्ट मूव कर रहा है और ए आयन स्लो मूव कर रहा है, अगर धीरे धीरे मूव करेगा तो जब तक ए आयन आधा रास्ता पहुंचे तो बी आयन पहुंच चुका होगा। सिंपल सा बात है, जो आयन फास्ट मूव करेगा वो जल्दी पहुंच जाएगा। तो जो आयन जल्दी फास्ट मूव करेगा इसका मतलब क्या है कि आपका एनोड पे चार्ज खत्म हो चुका है। अगर बी आयन पहुंच जाएगा जल्दी से तो एनोड पे चार्ज खत्म हो चुका है, बस कैथोड पे चार्ज क्या होगा तब भी रहेगा। तो अगर ऐसा होगा तब भी मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आपको चार्ज न्यूट्रलाइज करना है तो दोनों हाफ सेल का चार्ज सेम टाइम न्यूट्रलाइज करने का फोकस करना है। क्योंकि अगर आप एक जगह का चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिए और दूसरी जगह का चार्ज बचा हुआ है तो भी क्या करेगा, तो भी अपकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको आकर रिपेल करके आने नहीं देगा, तो भी आपका सेल सही से काम नहीं करेगा। तो सेल को सही से काम करने के लिए दोनों आयन का जो मोबिलिटी यानी जो दोनों का आने का वेलोसिटी है मूवमेंट करने का वो सेम होना चाहिए। मतलब दोनों का वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट सेम होना चाहिए, तभी ए सेम टाइम में न्यूट्रलाइज हो पाएगा। अगर इसका वेलोसिटी अलग अलग होगा यानी मूवमेंट का स्पीड अलग अलग होगा, तो अगर जिसका मूवमेंट फास्ट होगा वो जल्दी जाकर न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसका मूवमेंट स्लो होगा उसका न्यूट्रलाइजेशन रेट क्या होगा, स्लो होगा। तो स्लो रहेगा तो भी क्या हो, चार्ज बैलेंस नहीं रहेगा, कहीं एक पे चार्ज जीरो हो जाएगा तो कहीं भी एक चार्ज बचा हो रहेगा, तो भी आपका सिस्टम वर्क नहीं करेगा। आपको ऐसा चाहिए कि दोनों कंपार्टमेंट का जो चार्ज का न्यूट्रलाइजेशन का रेट है ना वो सेम होना चाहिए, यानी दोनों सेम टाइम में न्यूट्रलाइज होना चाहिए। अलग टाइम में न्यूट्रलाइज होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और सेम टाइम न्यूट्रलाइजेशन का कंडीशन क्या होगा कि दोनों आयन का स्पीड है यानी मोबिलिटी हो रहा है दोनों का यानी स्पीड और मोबिलिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। सब में कोई डाउट था क्या बच्चे, क्या समझना? हाँ सर वो बोल लेना वो बी माइनस आयन जो लेफ्ट साइड को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा पहले। अगर तो अगर 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 अज्यूम करते हैं कि बी आयन का स्पीड फास्ट है तब, तो उसे जंक्शन के साथ हम बात किए थे, ठीक है। हाँ सर अगर वो न्यूट्रलाइज कर देगा तो फिर इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेगा, फिर सारा तो न्यूट्रलाइज हो गया होगा ना। न्यूट्रलाइज किसको कर रहा है, न्यूट्रलाइज तो इसको कर रहा है ना, जिंक प्लस 2 को कर रहा है ना। मतलब बी आयन तो इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं कर रहा ना, वो तो बस चार्ज को बैलेंस कर दे रहा है। जितना जी प्लस 2 उतना ही बी माइनस आयन आ जाएगा, ठीक है। तो बस बैलेंसिंग क्रिएट करेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो जमा रहेगा। लेकिन अगर आके अगर चार्ज को बैलेंस भी कर दिया सॉल्यूशन का, तो इलेक्ट्रॉन जो मूव करना चाहेगा तो यहाँ का चार्ज अगर बैलेंस नहीं होगा, यहाँ का चार्ज बैलेंस नहीं होगा, तो यहाँ का चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके आने नहीं देगा। तो अगर दोनों कंपार्टमेंट का चार्ज अगर एक साथ बैलेंस नहीं करो तो भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है। या मान लो कि अगर ए आयन फास्ट मूव किया और बी आयन फास्ट नहीं मूव करा, तो भी क्या होगा, अगर यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव बचा रहेगा तो यहाँ वो भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को मूव करने नहीं देगा, अट्रैक्ट करके रखेगा उसको। तो अगर सेल को सही से काम करना है तो आपके दोनों कंपार्टमेंट का चार्ज को सेम टाइम न्यूट्रलाइज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सेम टाइम में कब न्यूट्रलाइज होगा, जब आपका ए और बी जो आयन है यानी सॉल्ट ब्रिज का जो आयन है उसका मोबिलिटी सेम होना चाहिए, नहीं उसका रेट ऑफ स्पीड यानी वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज में कोई भी सॉल्ट हम नहीं ले सकते हैं, सॉल्ट ब्रिज में कोई भी सॉल्ट नहीं ले सकते हैं। सॉल्ट ब्रिज में वही सॉल्ट लेंगे जिसका एनायनिक कंपोनेंट और कैटायनिक कंपोनेंट का स्पीड क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। ध्यान देना, आपके यहाँ पे एक वर्ड है नोट्स में, जो किसी भी आयन का जो मोबिलिटी होता है ना,
किसी भी आयन का मोबिलिटी होता है उसे साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसे साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आयनिक मोबिलिटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज होगा। तो जिसका साइज लार्ज होगा उसका मोबिलिटी क्या होगा? स्लो होगा। तो अगर हम सॉल्ट का बात कर रहे हैं तो सॉल्ट में क्या होता है? ए और बी यानी अनायन कैटायन होता है। तो अगर दोनों का मोबिलिटी हमको सेम करना है, दोनों का स्पीड सेम करना है, तो हम कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे कि कैटायन और अनायन का रेडियस अगर सिमिलर होगा, कैटायन अनायन का रेडियस अगर सिमिलर होगा तो दोनों का आयनिक मोबिलिटी भी क्या होगा? सेम होगा। तो हम मेरा जो सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट होगा, मेरे सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट होगा, उसका कैटायन आयन का मोबिलिटी क्या होना चाहिए? सेम, मतलब सेम होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? दोनों का साइज क्या हो? सिमिलर होना चाहिए। दोनों का साइज क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। तो ध्यान देना सर ये पार्ट समझ में नहीं आया सर, एक और बार थोड़ा। जब भी आप बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज का, तो दो पॉइंट है कि सॉल्ट ब्रिज में ऐसा सॉल्ट हमको लेना है जिसका आयन का मूवमेंट सेम होना चाहिए, आयन का स्पीड सेम होना चाहिए। ठीक है, तो जो स्पीड कैटायन का होना चाहिए वही स्पीड क्या होना चाहिए? आयन का होना चाहिए। और यस सर। जो स्पीड का बात करते हैं उसके लिए केमिस्ट्री में वर्ड होता है आयनिक मोबिलिटी। क्या होता है? आयनिक मोबिलिटी। तो आपके पास दिख रहा होगा। तो आयनिक मोबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड करता है साइज पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज है। जिसका साइज जितना छोटा होगा उतना ही उसका मोबिलिटी हाई होगा। तो पॉइंट है तो अगर हमको अनायन कैटायन दोनों को मोबिलिटी सेम रखना तो क्या होगा? आपको दोनों का साइज को बराबर करना पड़ेगा। अगर अनायन कैटायन का साइज बराबर होगा तो दोनों का स्पीड बराबर होगा। तो हम जो सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट यूज करने वाले हैं उस सॉल्ट का अनायन कैटायन का रेडियस ऑलमोस्ट आसपास होना चाहिए, तभी मोबिलिटी क्या होगा? सेम होगा। उस कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक लिस्ट दिया होगा, देखना नोट्स में। K प्लस इक्वल टू अमोनियम प्लस आयन होता है, इक्वल टू Cl माइनस आयन होगा, इक्वल टू नाइट्रेट माइनस आयन होगा। इन सबका साइज सिमिलर होता है, इन सारे। K प्लस इक्वल टू क्या होगा? अमोनियम प्लस इक्वल टू क्या होगा? Cl माइनस इक्वल टू क्या होगा? नाइट्रेट माइनस। इसको अगर हम देखेंगे तो सॉल्ट, ये सारा आयन का साइज सिमिलर होता है, तो इसमें अगर हम सॉल्ट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे तो K को लेंगे और Cl को लेंगे तो क्या बनेगा? KCl बनेगा। K को लेंगे और नाइट्रेट को लेंगे तो क्या बनेगा? KN3 बनेगा। अमोनियम को लोगे और Cl को लोगे तो क्या बनेगा? NH4Cl बनेगा। और अमोनियम को लोगे और नाइट्रेट को लोगे तो क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। तो ये सारा सॉल्ट पॉसिबल है जो आप सॉल्ट ब्रिज में यूज कर सकते हो, सॉल्ट ब्रिज में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट जो लेंगे उसका कंडीशन क्या होना चाहिए? तो उसमें बोलोगे उसका कैटायन और आयन का साइज क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। कैटायन का साइज सिमिलर होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। ठीक है, अब ध्यान देना। अब अगर हम बात करते हैं कि सेल में रिएक्शन क्या हो रहा है, तो सेल में रिएक्शन क्या होगा? तो ध्यान दोगे, आपके सेल में रिएक्शन हो रहा है, आपका यहाँ पे देखोगे तो आपके एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा था? ठीक है, तो एनोड पे रिएक्शन हो रहा था, तो एनोड पे जिंक जो था, जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा था। एनोड पे आपका जिंक कहाँ हो रहा था? जिंक प्लस 2 में कन्वर्ट हो रहा था। इसको अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे जिंक जा रहा था जिंक प्लस 2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। ये था एनोड का रिएक्शन। ठीक है, और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है? तो कॉपर प्लस 2 था, आयन सॉल्यूशन में था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और कॉपर बन के डिपॉजिट कर रहा था। रिएक्शन कहाँ हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे। कहाँ हो रहा था? कैथोड पे। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं यहाँ पे चूंकि एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो रिडक्शन हो रहा है तो क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं रिडक्शन हाफ। क्या बोल सकते हो? रिडक्शन हाफ, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये आपका हाफ सेल का रिएक्शन बता रहे थे आपको। अब इन दोनों को जब कंबाइन करो, दोनों को एड अप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा आपका नेट सेल रिएक्शन। जब एड अप करेंगे तो क्या होगा? जिंक होगा, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर क्या बनेगा? जिंक प्लस 2 बनेगा। और कॉपर प्लस 2 क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन कर क्या बनेगा? कॉपर बनेगा। यहाँ पे देखोगे तो नीचे में आपका नोट्स में यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? नेट सेल रिएक्शन लिखा हुआ है। नेट सेल रिएक्शन में जिंक जो है, जिंक जा रहा है जिंक प्लस 2 में, तो जिंक सॉलिड या जिंक प्लस 2 किस में? एक्वस में। और जो कॉपर प्लस 2 एक्वस था वो कहाँ गया? हो गया कॉपर सॉलिड। कहा गया? कॉपर सॉलिड हो गया। ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं देखना, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कॉपर क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो तुमसे कोई पूछेगा इस रेशो में कितना इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहा है, तो पूछता है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहा है, और तो आप आंसर बोलो 2।
जिंक जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वही क्या है, कॉपर गेन करने वाला है। तो लॉस गेन क्या होगा, लॉस गेन में अलग इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन क्या रहा है, कोई ना कोई सिस्टम क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो बोलेंगे कि इस प्रोसेस में, इस पूरे रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व हो रहा है, तो बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए लिखा होगा 2 इलेक्ट्रॉन इन द प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। इतना क्लियर है आप लोग को? तो ये था आपका नेट सेल रिएक्शन। अब चलो यहाँ पे कुछ टर्म्स पे बात करते हैं हम लोग। अगर हम पीछे ध्यान देना, और जब पीछे गए थे तो यहाँ पे जो इस हाफ से हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको बताया हुआ था कि जो जिंक का कंपार्टमेंट है उसको यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन हम बोले थे। और यहाँ इसका रिएक्शन लिखा हुआ है, जिंक गया है जिंक +2 में, यह क्या आपका ऑक्सीडेशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो कैथोड था यानी कॉपर का जो कंपार्टमेंट है जहाँ पे कॉपर सल्फेट था, वहाँ पे क्या रिडक्शन हो रहा है, उसका रिएक्शन यहाँ पे लिख के हम दिखा चुके थे। Cu+2 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनेगा कॉपर सॉलिड, यानी जो कॉपर एक्वस में है वही आपको 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बन के डिपोजिट करेगा। यहाँ पे जिंक सॉलिड से गया जिंक +2 एक्वस में, और यहाँ पे जो कॉपर एक्वस था वो गया है कॉपर सॉलिड में। ठीक है, अब ध्यान ना, अगर हम बात करते हैं नेट सेल रिएक्शन करते हैं, हम लोग कर चुके हैं। अब क्या होता है, अब कभी कभी क्या बोलाते हैं, इसको रिप्रेजेंट करना है। जो सेल है, ये सेल तो ऐसा बना के दिखा दिया गया, तो हर बार इतना सेल तो बना के तुमको दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। बोला गया है कि अब इसको थोड़ा सा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बताओ कि किस, जैसे अब तुम हर बार क्वेश्चन इतना बड़ा सेल तुमको बना के थोड़ी देगा। यहाँ इतना बड़ा जो सेल जो ड्राइंग किया गया है, इसको सिंप्लीफाइड वे में कैसे रिप्रेजेंट करना है। जैसे आप लोग देखते हो ना, इसमें कैसे आप लोग सर्किट ड्रॉ करते हो, रेसिस्टर कैसे ड्रॉ करते हो, एक्चुअल सर्किट थोड़ी आप ड्रॉ करते हो, आप ड्रॉ करते हो सिंबल के थ्रू। तो अब इस बड़े सेल को अगर हम सिंबल के थ्रू में कैसे सोच सकते हैं, ठीक है, तो उसको ध्यान देना, उसको कैसे सोचा गया है। तो उसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन फॉलो किया गया है। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन कैसे फॉलो करना है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा होगा सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है। ठीक, तो सिंपली क्या करना, आपको एनोड का जो पार्ट है वो यहाँ लिखना, लेफ्ट में एनोड यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको बताना आपको। ठीक है, और यहाँ पे डबल बार होगा, और राइट में कैथोड पे रिएक्शन जो हो रहा है उसको लिखना है। तो इसका मतलब आप सेल को बता दे रहे हैं। तो एनोड डबल बार कैथोड, डबल बार का मतलब होता है सॉल्ट ब्रिज। ये डबल बार जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये होता है सॉल्ट ब्रिज को बताता है। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आपको लेफ्ट में ऑक्सीडेशन में जो हो रहा है उसको लिखना है, और राइट में लिखना है रिडक्शन के बारे में, और बीच में होगा डबल बार, ये होगा आपका सॉल्ट ब्रिज। तो ध्यान ना, ऑक्सीडेशन में हुआ क्या था, तो ऑक्सीडेशन में अगर बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन में जिंक कहाँ गया था, जिंक +2 में। तो जिंक क्या था, जिंक +2 में, तो उसको जिंक लिखना, और कहाँ गया, जिंक +2 में गया है, तो जिंक +2 यहाँ लिख देना, और इसके बीच में ऐसे कर देना, इस तक लाइन खींच देना। ठीक है, यानी जो यहाँ पे सिंबल था जिंक से जिंक +2 के लिए, ऐसा है जो एरो था, उस एरो को वर्टिकल, इस एरो को वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी जिंक से जिंक +2 गया है। ठीक, उसमें स्टेट मेंशन कर दोगे, तो जिंक सॉलिड है लिखा हुआ है, तो जिंक सॉलिड से कहाँ गया, जिंक एक्वस में स्टेट बताया हुआ है। इस इंडिकेशन में बस ये बताना है कि आपका ऑक्सीडेशन कहाँ से कहाँ हुआ है, तो बता दिए हम। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है उसको नहीं दिखाना है, तो आपके सेल में जितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है उसको आपको नहीं बताना है, रिप्रेजेंटेशन उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऑक्सीडेशन में जहां से जहां मूव किया बस वो बताना है। अगर कुछ कोफिशिएंट होगा बैलेंसिंग इक्वेशन में, उस कोफिशिएंट को यहाँ मत दिखाना। ठीक है, आगे हम बता देंगे। यहाँ बस बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां से कहां जा रहा है और किस स्टेट से किस से मूव कर रहा है, बस वो बताना आपको। ठीक है, तो अब का लेफ्ट पार्ट हुआ, तो आप एनोड यानी लेफ्ट पार्ट में कैसा होगा आप समझा दिए। अगर बात करते हम राइट पार्ट का, तो राइट पार्ट में कॉपर +2 कॉपर में गया है तो उसको लिख दिया गया है, तो कॉपर +2 एक्वस गया कॉपर सॉलिड में, और बीच में जो सिंगल लाइन जो एरो होता है ना, एरो के बदले क्या होगा, सिंगल लाइन खींचा गया। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। इसको देख के हम सेल को सोच सकते हैं कि ठीक है, यानी जिंक से जिंक +2 ऑक्सीडेशन यहाँ पे हो रहा है, यानी आपका लेफ्ट यहाँ पे, सॉरी, जो भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी जो एनोड है, एनोड में क्या हो रहा है, जिंक +2 जा रहा है, यानी जिंक का रॉड से जिंक +2 एक्व सॉल्यूशन में जा रहा है। ठीक है, और आपका जो जहाँ रिडक्शन हो रहा है, जहाँ कैथोड हो रहा है, वहां पे क्या होगा,
आपका जो कॉपर है, आपका जो कॉपर प्लस 2 आयन एक सॉल्यूशन में था, वो कॉपर बन के डिपोजिट कर रहा है आपके कैथोड पे। तो इससे आप लोग उतना सोच सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना है? नो सर, नो डाउट। ठीक है, नो सर, नो सर। ये हो गया आपका सेल का रिप्रेजेंटेशन। यस सर। ध्यान है ना? अब आपको क्या बोला गया ना, अब हमको अगर इस सेल का ईएमएफ निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ, तो आपको ये पॉइंट याद रहना चाहिए कि अगर कोई चीज ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है, कोई चीज ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो उसका उस प्रोसेस का अगर ईएमएफ अगर मान लेते हैं कि एक्स है, तो उसके उल्टे यानी रिडक्शन का ईएमएफ क्या होगा? माइनस एक्स होगा। सिंपल सा बात ध्यान देना कि अगर कोई तुम बॉल ड्रॉप करते हो नीचे एच हाइट से, तो अगर एनर्जी लूज करता है, अगर 10 एनर्जी लूज करता है यानी माइनस एनर्जी अगर बोलते हैं हम लोग, तो अगर सेम बॉल को ऊपर ले जाओगे सेम हाइट पे, तो कितना देना पड़ेगा? प्लस 10 देना पड़ेगा। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी है कि अगर किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडेशन का वोल्टेज अगर एक्स मानते हो ना, एक्स मानते हो, तो रिडक्शन का वोल्टेज कितना होगा? रिडक्शन का वोल्टेज माइनस एक्स होगा। ठीक है, यानी हम बोलना क्या चाह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन में जो पोटेंशियल बिल्ड होता है ना, ऑक्सीडेशन का जो पोटेंशियल बिल्ड होगा वो रिडक्शन का उल्टा होता है। ठीक है, अगर आपका रिएक्शन सेम है, जैसे अगर मान लेते हैं, जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जिंक, अगर जिंक जा रहा है जिंक प्लस 2 में, तो यहाँ प्रोसेस क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो जिंक, तो यहाँ पे ई मतलब वोल्टेज, ई मतलब वोल्टेज, यानी उस प्रोसेस का ईएमएफ। ठीक है, तो इस प्रोसेस का अगर ईएमएफ का हम बात करें, तो ईएमएफ यहाँ लिखा हो देना किसका? जिंक से जिंक प्लस 2 का। जिंक से जिंक प्लस 2 का अगर ईएमएफ को अगर एक्स बोलते हैं ना, तो अगर तुमसे को उल्टा बोलेगा कि जिंक प्लस 2 से जिंक बनने का ईएमएफ क्या होगा, तो उसका माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस का ऑक्सीडेशन का जो वोल्टेज होगा, ऑक्सीडेशन का जो ईएमएफ होगा, उसका जस्ट उल्टा होगा उस रिडक्शन का ईएमएफ। ठीक है, जैसे बोल रहे हैं कि अगर बोल रहे हैं कि जिंक से जिंक प्लस 2 जाने का जो वोल्टेज है, उसको अगर एक्स बोल रहे हो आप, तो जिंक प्लस 2 से जिंक जाने का जो वोल्टेज है उसको आप बोलोगे माइनस एक्स। क्या बोलोगे? माइनस एक्स। इसलिए ध्यान देना कि यहाँ देखोगे तो वोल्टेज यानी ईएमएफ ऑफ जिंक से जिंक प्लस 2 यानी ऑक्सीडेशन, जिंक से जिंक प्लस 2 मतलब ऑक्सीडेशन का जो वोल्टेज है वो नेगेटिव ऑफ क्या होगा? जिंक प्लस 2 से जिंक, यानी यहाँ पे रिडक्शन का वोल्टेज का जस्ट नेगेटिव होगा। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ हमको। नहीं? सर वो ऑक्सीजन, सर नो सर, नो डाउट। हाँ समय बोलो। सर वो ई ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो नेगेटिव ऑफ ई ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल कैसे होगा, वो समझ नहीं आया। देखो प्रोसेस एक दूसरे को उल्टा हो रहा है ना, तो अगर मान ले कि इस रिएक्शन का राइट का देखो, राइट का अगर जाने का वोल्टेज अगर एक्स है, इसके लेफ्ट आने का वोल्टेज क्या होगा? माइनस एक्स होगा। यस सर। हाँ, तो वही है ना कि अगर जिंक से जिंक प्लस 2 जाने का एक्स मानते हैं, तो उसका उल्टे का क्या होगा? माइनस एक्स होगा। तो उसी को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा सोच सकते हैं। सिमिलरली क्या कॉपर के लिए बात करें, तो कॉपर का देखो यहाँ पे हो क्या रहा था? कॉपर रिड्यूस हो रहा था। तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल यानी कॉपर Cu प्लस जो उसका वोल्टेज है यानी ईएमएफ है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर का वो क्या होगा? नेगेटिव ऑफ किसका होगा? ईएमएफ ऑफ कॉपर से कॉपर प्लस 2 का होगा। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तो इस दोनों से हम लिंक करके बोल सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, उसके रिडक्शन पोटेंशियल का क्या होगा? नेगेटिव होगा, या वाइस वर्सा ट्रू होगा। उसका रिडक्शन पोटेंशियल उसके नेगेटिव इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, ये रहेगा आज का क्लास में। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम इसको लीड करेंगे, और अगर टाइम रहेगा तो कल भी क्लास रख सकते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, तो कल सेम टाइम में नाइट में क्लास डाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है सर तो 9:55 को कल क्लास कर सकते हैं क्या? नहीं, टाइम रहेगा तो सेम रहेगा, 10:30 पे रहेगा।